सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की पुस्तक आर्थिक विकास की समझ के अध्याय 3 मुद्रा और साख का अध्ययन करेंगे। मेरा मानना है कि पुस्तक पढ़ने के बाद बच्चों को जिन मुख्य बिंदुओं का ज्ञान अवश्य होना चाहिए उन बिंदुओं को समझाना। इसलिए मैं अपनी वीडियो में इस अध्याय से संबंधित उन मुख्य बिंदुओं पर ही चर्चा करूंगा। अध्याय को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको पुस्तक से अध्याय पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला है मुद्रा। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो सामान्य रूप से विनिमय के माध्यम, मूल्य के माप, धन के संचय तथा ऋण के भुगतान के रूप में स्वीकार की जाती है। मतलब ऐसी वस्तु जिसके बदले हम कोई दूसरी वस्तु खरीद सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं, उसे हम संचय भी कर सकते हैं, अपने पास एकत्र कर सकते हैं। लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक दूसरी वस्तु को हम कैसे खरीदते थे? तो ऐसी कौन सी प्रणाली थी? तो जो प्रणाली थी वो थी वस्तु विनिमय प्रणाली। जब मुद्रा का प्रयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वो कहलाती थी। इस प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना बहुत जरूरी विशेषता थी। अब ये आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता है? जब एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो तो इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को खत्म करती है, इसलिए मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। मुद्रा के आधुनिक रूप। अब जो मुद्रा है इसके आधुनिक रूप क्या हैं? यदि हम पहले की बात करें तो भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्के का जो चलन हुआ। आप जानते हैं कि पहले जो है अब कितने पशुओं को हम जो है संचय कर सकते हैं, कितना अनाज कब तक संचय कर सकते हैं, तो इसमें भी बड़ी समस्या थी और दोहरा संयोग था। तो ये जो है मुद्रा का चलन हुआ तो उसने क्या क्या परिस्थितियाँ बदल दी। आज क्या है? मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी, कागज़ के नोट और सिक्के शामिल हैं। आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह वे रोज़मर्रा की चीज़ें भी नहीं हैं। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है, फिर भी इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? इसे माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है कि कोई भी वस्तु मुद्रा कब कहलाएगी? जब जो उस देश की जो सरकार है वो उसे प्राधिकृत करती है। भारत में रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपए में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता। उसे जो है ये रुपया स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो केवल जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वही मुद्रा जो है जारी कर सकता है। ये कहता है बैंक तो आपने सुना ही होगा। बैंक जहां हम धन जमा करते हैं और बैंक जहां से लोगों को ऋण देता है जिन्हें ऋण की आवश्यकता है। हम बात करेंगे बैंकों में निक्षेप। लोगों के पास अपनी रोज़मर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो अतिरिक्त धन बचता है उसे वे बैंकों में जमा कर देते हैं। वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और वे इस पर ब्याज भी देते हैं। जो बैंक हैं वो जिनका पैसा जमा है उन्हें ब्याज भी देते हैं। लोगों के पास अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है और जब चाहे वो अपना पैसा बैंक से निकाल सकते हैं। इसमें आता है एक मांग जमा।
बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। एक आपने शब्द सुना होगा चेक। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से अद्भुत चेक के द्वारा बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान संभव हो जाता है। मतलब हमने जो है चेक दे दिया किसी व्यक्ति को, मुद्रा नहीं दी, तो जो है वो चेक भी जो है मुद्रा का ही काम करता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा जो है समझा जाता है। अब बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां, जो बैंक ही करते क्या हैं, क्या क्या गतिविधियां हैं इनकी। बैंक लोगों की जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो जमा करता है उन्होंने बैंक में पैसा जमा करवाया है, तो बैंक जो है उसे आगे ऋण देता है। क्या बैंक सारा पैसा ऋण के रूप में दे सकता है? नहीं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है, मतलब जमाकर्ता, एवं जिन्हें राशि की जरूरत है, कर्जदार के बीच एक मध्यस्थता, एक मीडिएटर का जो है काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। भाई जमाकर्ता को ब्याज कम देंगे और जो ऋण ले रहे हैं उनसे वो ज़्यादा दर से जो है ब्याज लेते हैं। कर्जदार से लिए गए ब्याज और जमाकर्ता को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर ही बैंकों की आय का मुख्य स्रोत है। नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशो, CRR। बैंक हमेशा जमाकर्ताओं की कुल जमा पूंजी का कुछ भाग उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने पास रखते हैं। कुल जमा का वह भाग जो बैंक अपने पास नकद रूप में रखते हैं नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। जैसे एक अनुभव होता है कि लोगों ने जो पैसा जमा करवाया है तो वो हर रोज़ कितने राशि जो है निकालेंगे, वो उसी हिसाब से अपने पास जो है जमा रखते हैं और बाकी जो राशि है उसे आगे ऋण दे देते हैं। साख, साख ऋण, इसे हम क्रेडिट या लोन भी कह सकते हैं। साख से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। अब ऋण की शर्तें क्या होती हैं? ब्याज दर, समर्थक ऋण आधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। इसमें एक वर्ड आया है समर्थक ऋणाधार। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जो कर्ज ले रहा है वो उसका मालिक है। जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता तथा कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। अब बैंकों के अलावा सहकारी समितियां हैं, वो भी ऋण देती हैं। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियां हैं। सहकारी समिति के सदस्य अपने संस्थानों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं। अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं। कई प्रकार की सहकारी समितियां संभव है, जैसे किसानों, बुनकरों एवं औद्योगिक मजदूरों इत्यादि की सहकारी समितियां। यह समितियां अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती हैं। इस जमा पूंजी को ऋणाधार मानते हुए समिति बैंकों से बड़ा ऋण जो है प्राप्त कर सकती हैं। इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है। अब जो ऋण है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?
जो व्यक्ति है ऋण कहाँ से ले सकता है? व्यक्ति साहूकार से, व्यापारी से, मालिक से, रिश्तेदार से, दोस्त से जो है ऋण प्राप्त कर सकता है। अब बैंकों से ऋण ले सकता है, सहकारी समिति से ऋण ले सकता है। अब इस तरीके से हम ऋण यास्ता के जो क्षेत्रक है उन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है साख के औपचारिक क्षेत्र और दूसरा है साख के अनौपचारिक क्षेत्र। पहला साख के औपचारिक क्षेत्र, जैसे बैंक, सहकारी समितियाँ इसमें आएंगी। इनमें क्या होता है? ब्याज की दर निश्चित होती है, उधार लेने वाले का इसमें शोषण नहीं होता और ऋण वापसी के लिए अनावश्यक दबाव भी जो है नहीं बनाया जाता। जबकि दूसरी ओर साख के अनौपचारिक क्षेत्र जैसे महाजन, व्यापारी, साहूकार, रिश्तेदार, उसके अलावा इसमें अनिश्चित व अधिक ब्याज होता है। ब्याज की दर कई बार तो निश्चित नहीं होती है और जो है वो यदि होती है तो ज़्यादा होती है। उधार लेने वाले का शोषण होता है, इसमें कर्ज जाल में फंसने की संभावना होती है। निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं। आप देखते हो कि बैंकों से ऋण लेना काफ़ी मुश्किल है। क्या कारण है उसके? और लोग जो है ऋण अनौपचारिक क्षेत्रों से क्यों लेते हैं? निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं। भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहाँ कहीं मौजूद भी हैं, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। जैसे कि इस कारण अक्सर बिना आधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो साहूकार हैं वो बिना ऋण आधार के भी जो है ऋण दे देते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर बैंक से ऋण लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजों की जो है ज़रूरत पड़ती है। ऋणाधार के लभ्यता में मतलब यदि उसके पास कोई ऋणाधार नहीं है, कोई गारंटी देने के लिए नहीं है, तो जिसमें गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं, लेकिन महाजन ब्याज की दर बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। ये इसमें कुछ कमियां हैं अनौपचारिक में। जबकि औपचारिक में ब्याज दर निश्चित है, लेकिन वहाँ पर आपको ऋण लेने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ऋण जाल। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं, इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है, इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। इस कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। जैसे मान लो, इसको एक सिंपल समझ सकते हैं, किसी व्यक्ति ने किसी साहूकार से या महाजन से ऋण लिया खेती करने के लिए, और जब फसल का समय आया उसमें बारिश हो गई, ओले गिर गए, तो जो है फसल बर्बाद हो गई। तो उसके पास तो कुछ आय हुई नहीं इस बार, उसे अगली बार उत्पादन करने के लिए क्या करना पड़ता है? फिर दोबारा से कर लेना पड़ता है। ब्याज की दर ज़्यादा है, तो कई बार तो ब्याज की राशि इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसे वो कर्ज उतारने के लिए ज़्यादा और ऋण लेना पड़ता है या अपनी ज़मीन जो है बेचनी पड़ती है और जो है वो ऋण के जाल में फंस जाता है। स्वयं सहायता समूह। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में
एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या उससे अधिक हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्ष के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है। यहाँ जो ऋण है वो व्यक्ति के नाम से नहीं, समूह के नाम से दिया जाता है। इसका मकसद सदस्यों के लिए सब रोजगार के अवसर का सृजन करना है। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उभरने में मदद करते हैं। सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की जरूरतें जैसे बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए करते हैं। फिर इसमें एक पॉइंट और है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भारत का केंद्रीय बैंक है। इसे मुद्रा जारी करने का अधिकार है। यह बैंक व स्वयं सहायता समूह की कार्य प्रणाली पर नज़र रखता है, ब्याज की दरों को निर्धारित करता है, मौद्रिक नीति की जो है समीक्षा करता है, बैंकों की कुछ राशि का नकद संचयन भी ये करता है। एक बात ध्यान देने की है कि 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट, चाहे 2 का है, 5 का है, 10 का है, ऊपर 20, 500, 2000 जितने नोट बनते हैं वो सब तो रिज़र्व बैंक ही जारी करता है, लेकिन 1 रुपये का नोट रिज़र्व बैंक जारी नहीं करता। इसे जारी करने का अधिकार जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पास है। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है कि जो मुख्य बिंदु मैंने शामिल किए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें और जितना शेयर कर सकें शेयर करें। हाँ, जो कमी लगी है वो अवश्य बताना ताकि आगे आने वाली वीडियो में उसे दूर किया जा सके। धन्यवाद।